बाबा प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं किसी और के निकाह में हूँ। वो जमाल साहब के घुटनों पर हाथ धरे बैठी रो रो कर अपनी सफाई बयान कर रही थी। देखो राबी, मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, लेकिन मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैंने तय की है। जमाल आफंदी सोफे पर पीछे टेक लगाकर बैठे रोबदार लहजे में बावर कराना नहीं भूले थे, जबकि पीछे खड़ी इनकी बेटी, इनकी बीवी गुलबानो परेशानी के आलम में बेटी को देख रही थी। बाबा मेरा यकीन करें, मैंने आपसे छुपकर अपने यूनिवर्सिटी फेलो से निकाह कर लिया था। वो चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा निकाहनामा कहाँ है? कोई सबूत पेश करो। ये कौन है जो अचानक से सामने आया है? तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुए 2 साल होने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? इस बार वो बेटी पर गर्जे थे। आप आप क्यों मुझसे गुनाह करवाने पर आमादा हैं बाबा? वो इनके हाथ थाम कर अपनी पेशानी पर रखती सिसक उठी थी। कल तुम्हारा निकाह और रुखसती दोनों हैं। अब मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा। इन्होंने बेटी को बुरी तरह से छिड़क दिया था, जबकि वो रोती रह गई थी, और इसके वालिदैन ने निकाह पर निकाह कराकर इसे रुखसत कर दिया था। वाबस्ता तेरे नाम से अज हुमा कुरैशी पार्ट 1। हेलो हैंडसम, वो शोख लहजे में बोलती मुकाबिल के साथ आ बैठी थी, जो खामोशी से अपनी नशिस्त पर बैठा था। पूरी क्लास अभी खाली थी। वो हमेशा की तरह सबसे पहले क्लास में आकर बैठ गया था, जबकि वो भी शरारत से साथ ही डेस्क पर आ बैठी थी। हाय, हमेशा की तरह रूखे अंदाजे में लफ्ज अदा किए गए थे। तुम पैदाइशी सड़ू हो या मेरी शक्ल देखकर मुंह पर 12 बज जाते हैं। ये इनका फर्स्ट सेमेस्टर था, और इस तमाम अरसे में बिलाल की अजीबोगरीब सी हरकतों के बायस वो ना चाहते हुए भी इसकी जानिब रागिब हो गई थी। आपका मसला क्या है मोहतरमा? हर वक्त मेरा पीछा क्यों लिए रहती हैं? इसने सवालिया निगाहों से इसकी जानिब देखा था, जो जीन्स की पैंट पर लॉन की शर्ट के साथ डेनिम जैकेट पहने, बालों को पुश्त पर बिखराए, चमकती आंखों में शोखी लिए इसे ही देख रही थी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ बस। वही शरारत से भरपूर शोख लहजा। अब क्लास में मजीद स्टूडेंट्स भी आने लगे थे, और सबकी दिलचस्प निगाहें इन दोनों के वजूद का ही तवाफ कर रही थी। मगर क्यों? इस बार वो रुख फेर गया था और निगाहें सामने मरकूज कर रखी थी। बस वैसे ही। मुझे तुम्हारे जैसी डिसेंट पर्सनालिटी के बॉयज काफी पसंद हैं। वो उस शरारत के मूड में थी। मगर हमारे यहाँ लड़के और लड़की की दोस्ती को अच्छा नहीं समझा जाता। वो एक बार फिर निगाहों का जाविया तब्दील कर चुका था। ओ शरीफ बच्चा, वो कह कहा लगा गई। इतने में क्लास में प्रोफेसर आ गए थे। जभी वो सीधी होकर बैठ गई थी, जबकि बिलाल की तमाम तर तवज्जो सामने व्हाइट बोर्ड पर चलते प्रोजेक्टर की स्लाइड्स पर मरकूज थी। शहर कराची के पोश इलाके में कायम आलमगीर हाउस की सुर्ख ईंटों से बनी इमारत की पत्थरों से बनी रौद से अंदर आ जाए तो हन्नान आलमगीर के जाहो जलाल की आवाजें दरो दीवार तक हिला रही थी। बीजान गुस्ताखी माजरत चाहता हूँ, मगर क्या वाकई
हमारे घर की बहन बेटियां इस तरह के हुलिये में बाजारों में घूमती हैं। जो चचा जान ने अपनी साहबजादी को इतनी आज़ादी दी हुई है। इसकी निगाह अपने चचाजाद पर गई थी, जो मॉल में अपने दोस्तों के साथ खुद से लापरवाह हुलिये में घूम रही थी। हन्नान, मेरे शेर, वो तुम्हारे चचा की औलाद है। हमारा इस बच्ची पर कोई हक नहीं है। जब जमाल को ही कोई मसला नहीं है तो इन्होंने नर्म खोई से समझाना चाहा। वो इनकी बहन की पोती थी। दो अलग खानदान थे और खानदानी तनाज़े के बायस आफंदी खानदान से अब इनका मिलना मिलाना ना होने के बराबर ही था। खैर, मुझे इस लड़की को इस तरह शॉपिंग मॉल में देखकर शदीद गुस्सा आया था। अब आपकी चचा जान से बात हो तो ज़रा इन्हें इनकी बेटी के करतूतों से ज़रूर बाखबर कर दीजिएगा। वो दुरुस्त लहजे में गोया होता वहां से वॉकआउट कर गया था, जबकि वो हॉल में पड़े झूले पर बैठी पुरसोच निगाहों से इसे ही देख रही थी। वो इसका गुस्सा बाखूबी समझती थी। भले वो मुंह से कुछ नहीं कहता था, मगर वो बाखूबी जानता था कि वो इसकी बचपन की मंग थी और इसे ये हकीकत बताने वाली वो खुद थी। कजा के वो मंगनी बचपन में ही टूट गई थी, मगर फिर भी शायद वो इसे अभी तक अपनी मंग ही समझता था। सुनो, वो कैफेटेरिया में अकेला बैठा किताबों से दिल लगी में मसरूफ था, जभी वो भी इसके साथ आकर बैठी थी। जी कहिए, इसने निगाह उठाकर देखना जरूरी नहीं समझा था। यार, मेरी तरफ देखकर बात किया करो। ये क्या, बस किताबों को घूरते रहते हो? इसने मुंह बसोरा। प्लीज, आप मुझसे इस तरह बात ना किया करें। वो असली खुरदुरे लहजे में गोया हुआ था। भला किस तरह? वो आंखों में शोक सी चमक लिए हाथ थोड़ी तले टिका गई थी। इस तरह बेबाक लड़कियों की तरह। लड़कियां यूं खुद से किसी गैर महरम मर्द से मुखातिब होती अच्छे नहीं लगती हैं। इससे बावर कराना जरूरी समझा था। ओह, तो अब तुम मुझे बताओगे मिस्टर सड़ू? इसने तेज निगाहों से घूरा था। मैं किसी को मुफ्त के मशवरे देने का अहल हरगिज नहीं हूँ, इसने खुश्क लहजे में कहते नशिश छोड़कर कदम क्लास की जानिब बढ़ा दिए थे। सड़ू कहीं का, वो जेरे लब बड़बड़ाई थी। वैसे है तो हैंडसम। इसकी सहेलियां साथ आकर बैठती शरारत से बोली थी। सो तो है, हा 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 हा, साथ ही कहका लगा गई। जबकि पिलर के अकाब में खड़े बिलाल ने जलती निगाहों से ये मंजर देखा था, जो अब आपस में खुसर फुसर करती बात बा बात कहका लगा रही थी। सियाह रंग थ्री पीस सूट में मलबूस वो इस वक्त एक ऑफिशियल डिनर में जाने के लिए रेडी होता खुद को बगौर जायजा ले रहा था। आईने में नजर आते अक्स को अकाबी निगाहों से जांचते इसकी निगाहों में वही मंजर चल रहा था, जहां वो हसीन परी इससे टकराने पर इसे सौ सौ बातें सुनाती अपने रास्ते हो गई थी। तुम्हारा कुछ करना पड़ेगा लड़की, वो खुद से बड़बड़ाता अब खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। लगभग 6 फीट की बुलंद कदामत, हल्के भूरे बालों को पीछे सेट कर रखा था। हल्की गंदुमी रंगत, वो वजाहत और शुजाअत का पैकर एक खूबरू मर्द था। गहरी सियाह आंखें जिनमें हम वक्त संजीदगी कायम रहती थी। बिलाशुबा वो इस खानदान का सबसे खूबसूरत और दिलेर मर्द था, मगर आजकल इसका दिल जिस दिलरुबा में अटका हुआ था, इसने इसके औसान झंझना कर रख दिए थे। वक्त आने दीजिए मैडम, हम आपको अपने तरीके से सारे तौर तरीके सिखा देंगे। वो खुद साख्ता बड़बड़ाहट समेत वहां से वॉकआउट कर गया था। अम्मा,
आज खाने में क्या बनाया है? वो अभी यूनिवर्सिटी से लौटा था, जहाँ इसकी माँ खाना बनाने में मसरूफ थी। बेटा, तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बना रही हूँ। जल्दी से हाथ मुंह धोकर आ जाओ। वो मुस्कुराकर इनके माथे पर बोसा देता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। ये 2 कमरों का छोटा सा अपार्टमेंट था, जिसमें वो दोनों माँ बेटे अपनी जिंदगी गुजर कर रहे थे। बिलाल इनका इकलौता बेटा था। शौहर के बाद शौहर के इंतकाल के बाद इन्होंने सारी जमा पूंजी इसकी पढ़ाई पर लगा दी थी। देखो, आज तो मैं इस सड़ू को मना कर ही दम लूंगी। वो जोश में बोलती इसके साथ चलने लगी थी, जो आईटी टावर की तरफ जा रहा था। बिलाल, इसने रोज की तरह पुकारा था। क्या हुआ? इसने सर्द लहजे में पूछा था। कुछ खास नहीं, सिवाय इसके आज 2 महीने हो गए हैं, लेकिन तुम मुझसे दोस्ती नहीं कर रहे हो। इसने मुंह बनाया था। उफ! वो सर झटक गया। और मेरी दोस्ती और मेरी दोस्ती करने से क्या होगा? वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। मैं ना अपनी दोस्तों से शर्त जीत जाऊंगी, जिनके मुताबिक तुम जैसे सड़ू से दोस्ती करना नामुमकिन है। बिलाल एक लम्हे को ठहर गया था और एक भरपूर निगाह इसके सरापे पर डाली थी। वो आज पहली बार इसे यूं गौर से देख रहा था। दराज कद, शोल्डर कट सुरमई बाल, सुरमई रोशन आंखों पर साया फिगन दराज पल के, उजली रंगत, भरे भरे गाल और उठी हुई मगरूर नाक। बिलाशुबा वो लड़की एक नज़र में किसी को भी अपना असीर कर सकती थी। ओके, चलो कर लेते हैं तुमसे दोस्ती, लेकिन इसके बाद तो तुम मेरा पीछा छोड़ दोगी ना? वो आईब्रो उठाए सवाल कर रहा था। तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगी, मगर कभी कभी की तो इजाजत है ना? वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दिया था। शायद वो आज पहली बार मुस्कुराया था और राबी इसे मुस्कुराता देख खिलखिला कर हंसती थी। वो आज सालों बाद आलमगीर हाउस आया था, जहां बीजान इसे देखते ही सीने से लगाया था। कैसी हैं आप? वो सवालिया गोया हुआ था, साथ ही इनके हाथ चूमे थे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरा बेटा, तुमने तो आना ही छोड़ दिया है। वो रंजीदा लहजे में गोया हुई थी। आप तो जानती हैं सब। वो पास ही बैठ गया था, जभी वहां हन्नान आलमगीर दाखिल हुआ था और सीधी निगाह इनसे जा टकराई थी। जो बीजान के पास बैठा इनका प्यार बटोर रहा था। हन्नान की आंखें जलने लगी थी। तुम क्या लेने आए हो यहाँ? वो दुरुस्त लहजे में बोलता करीब आया था। हन्नान, ये मुझसे मिलने आया है, इन्होंने कमजोर से लहजे में कहा था। मगर क्यों? क्या इसको और इसकी माँ को, मेरी माँ को बर्बाद करके सुकून नहीं मिला, जो ये रोज मुझे अजियत देने यहाँ आ जाता है? वो तेज लहजे में वो राया था। मैं यहाँ सिर्फ पीचान से मिलने आया हूँ, कुछ देर में चला जाऊंगा। वो सपाट लहजे में गोया हुआ था। बेहतर है कि यहाँ ना आया करो। तुम्हारे जैसे नजर और नीयत के खराब शख्स को मैं अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस घर में हमारी जवान माँ बहनें रहती हैं। वो हद से ज्यादा सफाक लहजे में गुर्राया था। बिलाल की रंगत सुर्ख पड़ गई थी। हन्नान, बीजान ने से टोका। माँ जान, इस घर में मेरी 2 बहनें रहती हैं और इस शख्स का मुझे कोई भरोसा नहीं। इसकी माँ जिस जगह से थी, ये खुद भी, और वो अभी बोल ही रहा था कि बिलाल ने उठकर इसके मुंह पर मुक्का चढ़ दिया था। या मेरे अल्लाह, ये क्या हो रहा है? घर की खवातीन भी भाग कर बाहर आई थी, जहां अब हन्नान गुस्से से इसे घूरता मारने के दर पर था।
जिसे चची जान ने आगे बढ़कर रोक लिया था। ये क्या बदतमीजी है हन्नान, भाई है आपका। बीजान ने इसे गुरका था। इसने पहले मुझ पर हाथ उठाया है बीजान। पहले तुम जैसे घटिया शख्स ने मेरी माँ के बारे में क्या बकवास की है। मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ बीजान, मगर अपनी माँ की तस्दील मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। वो पहली बार इस कदर तेज आवाज में वो राया था। बिलाल, मेरा बच्चा, आप जाएं यहाँ से। इन्होंने सुर्ख चेहरा लिए खड़े बिलाल को देखा और जाने का कहा, जिसे हनान सुर्ख आंखों से घूर रहा था। हाँ, जाओ यहाँ से। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हें बहन बेटी वाले घर में बिठाया जाए। तुम एक बेगैरत आदमी हो, दूसरों की इज्जतों का जनाजा निकालने वाली बेहया माँ के बेटे, बदनजर, बदकिरदार। वो गुस्से में मुसलसल बड़बड़ा रहा था, जबकि वो जलती आंखों में खून लिए वहां से निकल आया था। इनकी इस दोस्ती को देखते ही देखते 4 साल गुजर गए थे। यूनिवर्सिटी खत्म होने को आई थी। बिलाल और राबेल की दोस्ती से पूरी यूनिवर्सिटी वाकिफ थी। इस तमाम अरसे में इस दोस्ती को यहाँ तक लाने में सबसे ज्यादा हाथ राबेल का था। आज यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी दिन था। बिलाल, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? वो दिल ही दिल में इससे मोहब्बत कर बैठी थी, मगर इजहार में झिझक आड़े आ रही थी। पता नहीं, वो रूखे लहजे में बोला था, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो इस कदर अचानक से बोली थी कि एक लम्हे को तो वो साकत सा ठहर गया था। क्या? क्या कहा तुमने? बिलाल को लगा इसे सुनने में गलती हुई है। यही कि तुम मुझसे शादी करोगे बिलाल? नहीं, वो सपाट लहजे में बोला था। प्लीज बिलाल, हम अभी निकाह कर लेते हैं, फिर जब तुम्हारी कोई अच्छी सी जॉब लग जाएगी तो तुम रिश्ता लेकर आ जाना। मेरे बाबा मेरी शादी खानदान में किसी से कर देंगे। प्लीज तुम मेरी बात को समझो। वो मुसलसल समझाने में कोशां थी। नहीं राबेल, ये गलत है। मैं ये निकाह नहीं कर सकता। वो हकीकत से बहुत अच्छे से वाकिफ था। प्लीज बिलाल, वो बोल ही रही थी कि इसके जहन में हन्नान आलमगीर के तल्ख लफ्ज घूम गए थे, जो वो अक्सर इसकी माँ के बारे में कहता रहता था। ठीक है, मगर तुम इस निकाह के बारे में जब तक किसी को नहीं बताओगी, मैं तब तक ना कहूँ। वो सपाट लहजे में गोया हुआ था। ओके। कुछ ही देर में वो दोनों निकाह के बंधन में बंध गए थे, जबकि वो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। निकाहनामा बिलाल के पास था। वो आंखों में सुनहरे ख्वाब सजाए आने वाले कठिन वक्त से बिल्कुल बेखबर थी। डिग्री मुकम्मल हो गई थी। 2 साल का लंबा अरसा गुजर चुका था। कॉन्वोकेशन वाले दिन की आखिरी मुलाकात के बाद इन दोनों की कोई मुलाकात नहीं हो सकी थी। कुछ माह वो राब्ते में रहा और फिर वो अचानक से ना जाने कहाँ गायब हो गया था। राबेल ने इसे बहुत ढूंढा, मगर इसे ना मिलना था और वो ना मिला था। ये किस चीज की तैयारियां हो रही हैं? आफंदी हाउस में मामूल के बरखिलाफ चहल पहल देख वो जरा हैरान हुई थी। सारे नौकर चाकर सभी किसी न किसी काम में जुटे हुए थे। तुम्हारे रिश्ते वाले आ रहे हैं, इसकी माँ ने शरारत से इसे छेड़ा था। व्हाट? ये क्या कह रही हैं मॉम आप? वो हवास फाख्ता हुई थी। क्या कुछ गलत कह रही हूँ? इन्होंने बेटी की हवनक हुई शक्ल देखी थी, जो ऐसी थी जैसे
अब रोई और तब रोई। मतलब कौन है और ये कब? आपने मुझे बताया भी नहीं। वो शिकवा किनार लहजे में बोली। तुम्हारी बड़ी दादी का पोता है ना, हन्नान आलमगीर। इसका रिश्ता, तुम दोनों का रिश्ता तो बचपन से तय था। बस बड़ों की वजह से वक्ती तौर पर टूट गया था। मगर जब बीजान ने दोबारा से रिश्ता डालने की बात की तो तुम्हारे बाबा ने हाँ कर दिया। तुम तो जानती हो ना कि हमारे यहाँ खानदान से बाहर शादी नहीं करते। इन्होंने इस बार बेटी को संजीदा लहजे में बावर करवाया था। लेकिन मामा, आप लोगों ने मुझसे पूछा भी नहीं और रिश्ते के नहीं बुला लिया। आज इसे सही मायनों में फिक्र हुई थी, क्योंकि निकाह के बाद से बिलाल का कुछ पता नहीं लग रहा था। ये सब तुम अपने बाबा से जाकर पूछो। वो तेजी से बोलती वहां से निकलती चली गई थी, जबकि वो भी भागते कदमों से ऊपर की जानिब पड़ी थी। बाबा, वो सीधी इस श्रेणी में आई थी जहां वो अमूमन आराम किया करते थे। जी बाबा की जान। इन्हें मोहब्बत से बेटी को देखा, जो पता नहीं कब इतनी बड़ी हो गई थी। मैं ये रिश्ता, आपने मुझसे पूछा भी नहीं। वो शिकवा लहजे में बोलती पास आई थी। वो शुरू से इनके बहुत करीब रही थी। मेरी जान, अभी तो वो बस रिश्ता लेकर आ रहे हैं और तुम फिक्र मत करो। हन्नान अच्छा बच्चा है, इन्होंने मोहब्बत से पुर लहजे में कहा था। लेकिन बाबा, इसने कुछ कहना चाहा था। जमाल साहब, नीचे आ जाएं, मेहमान आ गए हैं। गुलबानो ने आकर इत्तला दी तो वो होंठ भींच कर रह गई थी। आफंदी हाउस के ड्राइंग रूम का मंजर ही अलग था। सब अपनी नशस्तों पर विराजमान थे, जबकि सब बड़ों के चेहरों पर खुशी रक्सा थी। बीजान बाकायदा रिश्ता डालने की नीयत से अपने साथ शुगन के सैकड़ों चीजें और मिठाई के टोकरे लेकर आई थी। तो बस जमाल, अब तुम मुझे शादी की तारीख दो। और हाँ, शादी बस इसी महीने में करेंगे। इन्होंने हुक्मनामा जारी कर दिया था। बीजान, आपने तो मुझे कश्मकश में डाल दिया है। पहले आप ये बताएं कि आपको अपनी पोती कैसी लगी? इन्होंने मोहब्बत भरे लहजे में इस्तफसार किया था। लो भला, कैसी लगती है? हमारी पोती है, इसने तो अच्छा ही होना था। सबका ही कह कहा बेसाख्ता था। वो सबसे मिलकर कमरे में जाकर बंद हो गई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी थी, जबकि राबेल की जान हलक में आई हुई थी। वो मुसलसल इस रिश्ते के लिए इनकारी थी, मगर बाप की वजह से लफ्ज लबों से अदा होने से इनकारी थे। और वो बताती भी क्या, जिस शख्स से वो निकाह कर बैठी थी, जो बुज़दिल तो ना जाने कहाँ जा बैठा था। मामा प्लीज इस निकाह को किसी भी तरह रोक दे। 4 रोज बाद इनका निकाह था और राबेल ने रो रो कर हशर बुरा किया हुआ था। राबेल, अल्लाह को मानो, तुम्हारे बाप को तुम्हारे इन तमाशों का पता चल गया ना, तो एक लम्हा लगेगा इन्हें सारा लाड प्यार भाड़ में झोंकने में। इन्होंने बेटी को लताड़ा था। ममा, इसने रोती निगाहों से इन्हें देखा। क्या ममा? इस बार वो सख्ती से बोली थी। मैं 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 पहले ही निकाह कर चुकी हूँ। इस बार वो रोती हुई बोली थी। क्या बकवास है ये? वो दुरुस्त लहजे में बोली थी। सच बोल रही हूँ। वो रोते हुए बोल रही थी। किससे निकाह किया है? इन्होंने खौफजदा लहजे में बोला। ममा, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है।
हमारा निकाह 2 साल पहले हुआ था। गुल बानो ने इसे मशकूक निगाहों से देखा था। बकवास ना करो राबेल, इन्होंने बेटी को घूरा, जो शायद अब झूठ से काम ले रही थी। ममा, ममा, शट अप! वो इसे झड़क कर कमरे से बाहर निकल गई थी। दिन तेजी से गुजर गए थे। कल इसका निकाह था। वो किसी सूरत निकाह पर निकाह का गुनाह नहीं कर सकती थी। यहाँ सब सोचते हुए वो हिम्मत से बाप के पास आई थी ताकि इन्हें हकीकत बता सके। बाबा, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं ये निकाह नहीं कर सकती। मैं किसी और के निकाह में हूँ। वो जमाल साहब के घुटनों पर हाथ धरे बैठी रो रो कर अपनी सफाई बयान कर रही थी। देखो राबी मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, लेकिन मेरे लाड प्यार का नाजायज फायदा मत उठाओ। मैं तुम्हारा रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। अब तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ मैंने तय की है। जमाल अफंदी सोफे पर पीछे टेक लगा कर बैठे रोबदार लहजे में बावर कराना नहीं भूले थे, जबकि पीछे खड़ी इनकी बीवी गुलबानो परेशानी के आलम में बेटी को देख रही थी। बाबा, मेरा यकीन करें, मैंने आपसे छुप कर अपने यूनिवर्सिटी फेलो से निकाह कर लिया था। वो चीख चीख कर सच बयान कर रही थी। अच्छा, तो तुम्हारा निकाह नामा कहाँ है? कोई सबूत पेश करो। ये निकाह जो अचानक से सामने आया है, तुम्हारी यूनिवर्सिटी खत्म हुए 2 साल होने वाले हैं। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस बार वो बेटी पर गरजे थे। आप आप क्यों मुझसे गुनाह करवाने पर आमादा हैं बाबा? वो इनका हाथ थाम कर अपनी पेशानी पर रखती सिसक उठी थी। कल तुम्हारा निकाह और रुखसती दोनों हैं। अब मैं कोई बकवास नहीं सुनूंगा। इन्होंने बेटी को बुरी तरह से झिड़क दिया था जबकि वो रोती रह गई थी, मगर किसी ने इसकी बात का यकीन नहीं किया था। और भला यकीन करके किया भी क्या जा सकता था? इनकी शादी की खबर पूरी बरादरी में फैल गई थी। किसी को भी इत्तला का मतलब महज जग हंसाई था। ममा, कुछ देर में इन दोनों का निकाह था। इसने एक आखिरी सी कोशिश की थी कि शायद माँ को रहम आ जाता। राबेल, खामोश हो जाओ। तुम्हारे ससुराली बाहर ही बैठे हैं। किसी ने सुन लिया तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इन्होंने दपट कर बेटी को खामोश करा दिया था, जबकि वो हिचकियों से रोने लगी थी। सांस बंद होने के दर पर था। वो ये क्या गुनाह करने जा रही थी? सोच सोच कर ही दिल बैठा जा रहा था। अरे अरे, हमारी बहू निकाह से कब ही ऐसे रोने लग गई है। मेरी बच्ची, सब्र रखो। अपने ही घर जा रही हो गया आकर। बीजान जो भी कमरे में दाखिल हुई थी कि इसे सिसकियों और हिचकियों से रोता देख फौरन दिलासा देने लगी, जो अभी भी सिसकियां ले रही थी। देखे ना बीजान, मुसलसल रोए जा रही है, जबकि इसकी वजह से इसके बाबा ने निकाह आज ही रख लिया कि कल बैंक्वेट से आसानी से रुखसती हो जाए, वरना इसने रो रो कर हालत बुरी कर लेनी थी। गुलबानो ने फौरी बात संभाल ली थी, जबकि वो नम निगाहों से माँ को देख रही थी, जो इस वक्त ससुराल से आए हुए सफेद जोड़े में मलबूस थी, जबकि सर पर सुर्ख दुपट्टा डाल रखा था। बस अभी निकाह खां आ रहे हैं। बेटी, तुमने खुशी खुशी रजामंदी देनी है। ये तो खुशी का सौदा होता है। बस ज्यादा नहीं रोते। तुम्हारा अपना घर है वो भी। वो शफकत और नरमी से इसके सर पर हाथ रखती वहां से निकलती चली गई थी। राबेल जमाल आफंदी, वन जमाल आफंदी, आपका निकाह हन्नान कमाल आलमगीर वल्द कमाल आलमगीर के साथ बाएवज 10 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त तो गवाहान की मौजूदगी में होना करार पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के लफ्जों पर राबेल के जिस्म में खलबली सी मच गई थी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को था। जो निकाह पर निकाह का गुनाह करने जा रही थी, अल्फाज हलक में ही अटक गए थे।
نیٹ کے سرخ دوپٹے کے پاس سے سامنے نظر آتا اپنے باپ کا عکس دیکھا تھا جو پریشان نظر آ رہے تھے، جبکہ ماں کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ لوگ اسی بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے تھے؟ بھلا وہ اتنی بڑی بات جھوٹ بول سکتی تھی کیا؟ وہ مسلسل اپنے دونوں ماں باپ کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کچھ کہہ دیں اور یہ نکاح رک جائے۔ بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دل میں آیا کہ جھٹ سے بول دے نہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی کسی اور کے نکاح میں ہے، مگر پھر باپ کی دھمکی یاد آتے ہی اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ تیسری بار پوچھنے پر اس کے سسرال والوں میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ چپ، دلہن چپ ساتھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ رابیل بیٹا جواب دیجیے۔ باپ کے تنبیہ لہجے پر اس کی رہی سہی ہمت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ خفیہ نکاح تو کر چکی تھی، مگر اس کو ثابت کرنے کی، نبھانے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ قبول ہے۔ باپ کی عزت، سماج کا خوف اور اس بزدل شخص کا نکاح کے بعد فرار ہو جانا، رابیل آفندی کی سانسیں کھینچ گیا تھا۔ قبول ہے کا لفظ ادا ہوتے ہی اس کی روح تو جسم سے پرواز کر گئی تھی۔ نیچے اب بس بے جان جسم تھا جسے جب خود سے لگاتے مبارکباد دے رہے تھے۔ اس کی آنکھیں پھترا گئی تھی، جبکہ جمال آفندی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے کمرے سے نکل گئے تھے۔ آئندہ سارا دن وہ بس پتھر کی مورت بنی رہی تھی۔ زبردستی یہ نکاح کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ہر التجا دم توڑ گئی تھی۔ شام کو پارلر کے بعد وہ سیدھی بینکویٹ پہنچی تھی، جہاں سے اس کے ماں باپ اس کے شوہر کے ساتھ رخصت کر آتے، دنیا کے سامنے اپنے فرض سے سبکدوش ہوتے سرخرو ہو گئے تھے، گویا انہوں نے بیٹی کو عزت سے بڑھا کر کوئی مار کا سر کر لیا تھا، مگر بیٹی کو کسی آزمائش کی بھٹی میں جھونک چکے تھے۔ اس کا انہیں کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ عالمگیر ہاؤس کے کشادہ اور عالی شان بیڈ روم کے جہازی سائڈ بیڈ کے عین وسط میں سوکس جوڑے زیب تن کیے دلہن بنی بیٹھی وہ مہاجبین لڑکی نظر جھکائے بیٹھی پورے وجود سے کانپ رہی تھی۔ آئندہ صورتحال کا سوچتے ہی دل لرز رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے میرے مالک، مجھے موت دے دے، میں نہیں جینا چاہتی، مجھے مجھے موت دے دے۔ وہ مسلسل اپنے لیے موت کی دعائیں کر رہی تھی۔ دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا، جبکہ کھٹکے کی آواز کے ساتھ وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ رابیل کو لگا تھا اس کی روح نکل جائے گی، اسے کچھ ہو جائے گا، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور جس وقت سے وہ ڈر رہی تھی وہ سر پر آن پہنچا تھا۔ السلام علیکم۔ سرخ گھونگھٹ کے اس پار چہرہ جھکائے بیٹھی وہ مزید خود میں سمٹ گئی تھی، جبکہ وہ اسے خاموش دیکھ شیروانی کے بٹن کھول کر ایک طرف کو رکھتا اس کے قریب ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ رابیل؟ وہ اس سے سوالیہ گویا ہوا جو اب بھی خاموش تھی۔ جبھی حنان نے آگے بڑھ کر اس کے چہرے سے گھونگھٹ ہٹا دیا تھا۔ دوپٹہ ماتھے پر پلٹتے ہی اس کا دو آتش روپ واضح ہوا تھا، مگر آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھ اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ آپ اس طرح رو کیوں رہی ہیں؟ اس نے ذرا اچنبھے سے پوچھا تھا۔ شاید وہ ماں باپ کو یاد کر رہی تھی، مگر وہ تو زاروں قطار ہچکیوں اور سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا رابیل؟ آپ مجھے کچھ بتائیں گی؟ اب وہ پریشان ہوا تھا، کیونکہ وہ مزید خود میں سمٹتی پیچھے کو کھسک چکی تھی۔ اس نے اس کا یہ انداز شدت سے نوٹس کیا تھا۔ کیا آپ کیا اس شادی میں آپ کی رضامندی شامل نہیں ہے؟ اسے تو اب یہی لگا تھا، مگر وہ خاموش رہی، جبکہ آنسوؤں سے تر چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ پلیز پہلے آپ خاموش ہو جائیں اور جو بھی بات ہے مجھے کھل کر بتائیں۔ اس نے اسے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔
اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے تو وہ ڈرتے ڈرتے گویا ہوئی تھی۔ حنان بتک کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کیا بکواس کہہ رہی ہو آپ؟ کیا آپ نے نکاح کے وقت اپنی رضامندی نہیں دی تھی؟ حنان کو تو اچھو ہی لگ گیا تھا۔ کیا یہ نکاح مولوی صاحب نے بغیر رضامندی لیے بھی پڑھا کر مکمل کر دیا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اس بار اس نے اسے سب بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ مقابل شخص کو اس رشتے کے تقاضے نبھانے کی نہ اجازت دے سکتی تھی نہ مزید گناہ کے مرتکب ہو سکتی تھی۔ تو پھر آپ کو علم بھی ہے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ اس بار اس نے گرکا تھا جو بے دردی سے گال رگڑتی گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ ناک کی نت بے دردی سے نوچ کر اتاری تھی، ساتھ ہی کانوں میں پہنے جھمکے بھی اتار کر ایک طرف کو پھینکے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کا رویہ دیکھ حنان کا دماغ آؤٹ ہو رہا تھا۔ میں اگر آپ کو کچھ بتاؤں تو کیا آپ تحمل سے میری باتیں سنیں گے؟ اب وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ آپ کہیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اس نے گویا اسے بولنے کا موقع دیا تھا۔ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے کیونکہ میں پہلے سے کسی اور کے نکاح میں ہوں۔ حنان پر گویا ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ واٹ؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ شدید لہجے میں گرجا تھا۔ وہ سہم کر بیک گراؤنڈ سے چاپ چپکی تھی۔ یہ آپ پلیز پہلے تحمل سے میری بات سن لیجئے۔ اس نے اس کے ہاتھ پکڑے تھے۔ کیا بات سنوں میں آپ کی؟ معلوم بھی ہے کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اس نے درست لہجے میں استفسار کیا تھا۔ دیکھیں میں نہ خود کو اور نہ ہی آپ کو گنہگار کرنا چاہتی ہوں، تو پلیز آپ میری بات سن لیجئے۔ حنان کتنی ہی دیر سے دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اسے بولنے کا موقع دیا۔ بولو کیا بولنا چاہتی ہو؟ لہجے میں بلا کی سردگی تھی، جبکہ وہ شروع سے لے کر اب تک کی ساری رودات سناتی اسے عجیب سی کشمکش میں ڈال چکی تھی۔ وہ سر پکڑ کر صوفے پر جا بیٹھا تھا۔ اس لڑکی کے لفظوں نے غیرت پر کاری وار کیا تھا۔ آنکھیں ضبط کی سرخی سے سرخ پڑ گئی تھی۔ آئی ایم سوری، اس شادی میں قطعی میری رضا شامل نہیں تھی۔ وہ اب روتے ہوئے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ معلوم بھی ہے کیا بکواس کی ہے آپ نے میرے سامنے۔ ابھی اگر میں جا کر گھر والوں کو بتا دوں تو کیا ہوگا؟ حنان نے انگارے چباتے لہجے میں سوالیہ استفسار کیا تھا۔ پلیز میری پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کی قسم اگر میں نے یہ فضول سا نکاح نہ کیا ہوتا تو اپنے باپ کی مرضی میں خوشی خوشی راضی ہو جاتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تو حنان استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اب مجھ سے کیا چاہتی ہو لڑکی؟ وہ تو برا پھنس گیا تھا۔ میں میں نہیں جانتی۔ بتانے کا مقصد بس اتنا تھا کہ اس رشتے کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، مگر مجھے بلال کا بھی کچھ نہیں معلوم، لیکن میں اپنے باپ کو کوئی دکھ بھی نہیں دینا چاہتی۔ وہ کترائے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ تو کیا آپ ساری زندگی میرے ساتھ بغیر نکاح کے رہنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ وہ لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ نہیں نہیں، میں چاہتی ہوں کہ بس ایک بار بلال کو ڈھونڈ لیں۔ میں اس سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اس نکاح سے آزاد ہونا چاہتی ہوں۔ پھر جو آپ کا فیصلہ، وہ سر جھکا کر بولی تو حنان سر ہاتھوں میں گرا کر بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر جب تک یہ سب مسئلہ حل نہیں ہو جاتا تو ہمیں گھر والوں کے سامنے میاں بیوی بن کر ہی رہنا ہوگا، مگر اس کمرے میں آپ اپنی حدود میں رہیے گا۔ میں اسٹڈی میں جا رہا ہوں، آپ سکون سے سو سکتی ہیں۔ وہ روکے لہجے میں بولتا اسٹڈی میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ باہر بیٹھی لڑکی کوئی غیر نہیں بلکہ اس کی چچا کی بیٹی تھی۔
इस कमरे से बाहर बात निकलने का मतलब ये था कि ये बात पूरी बिरादरी में फैल जाती और इसका चचा किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता और कम से कम वो अपने चचा को यूं मरता हुआ नहीं देख सकता था। पीछे बैठी राबेल मुसलसल रोती सिसकती अब बाकी की तमाम ज्वेलरी उतार रही थी। काश कि मैंने तुम जैसे बेहुदा शख्स से निकाह ही ना किया होता। काश मैंने तुम जैसे बुज़दिल मर्द से शादी ही ना की होती। वो खुद साख्ता तौर पर खुद ही बड़बड़ाए जा रही थी जबकि इस सीढ़ी में खुद को बंद किए बैठा हन्नान तैश में पागल होता सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। रात का ना जाने कौन सा पहर था, रो रो कर इसकी आंखें थक गई थी, जबकि वह स्टडी में मौजूद सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था। दिल में तूफान उठ रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। इस लड़की ने इसकी गैरत पर कड़ा वार किया था और इसे हिला कर रख दिया था। वो जब कमरे में वापस आया तो वो इसी पोजीशन में नीम दराज रोने का शुगल बड़े जोरों शोर से फरमा रही थी। हन्नान ने ताज्जुबी निगाहों से देखते अपनी पेशानी खुरची। ये मेलोड्रामा कब तक चलाने का इरादा है बीबी? इसने जरा बेजारी से इस्तफसारिया पूछा। राबेल की हिचकी बन गई। क्या मेरे आंसू आपको ड्रामा लग रहे हैं? इसने हैरत ज़दा निगाहों से मुकाबिल को देखा था। इससे कुछ कम भी नहीं लग रहा है। इसने नाक भवें समेटी जबकि दिमाग में अलग ही चक्कर चल रहे थे। आप ओ प्लीज़ ये स्टार प्लस की हीरोइंस की तरह फ़ज़ूल की ड्रामेबाज़ी कहना बंद करो और फटाफट से ये ताम-झाम समेटो क्योंकि मैं मज़ीद तुम्हारे ड्रामे अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। रात बहुत हो गई है, मुझे सोना भी है। इसने एक लम्हे में इस लड़की की तबीयत साफ़ की थी। इससे ज़्यादा वो अच्छा बनने का ड्रामा नहीं कर सकता था। आप आप यहीं सोएंगे? इस बार इसने वहशतज़दा निगाहों से मुकाबिल को देखा था। ज़ाहिर-सी बात है ये मेरा कमरा है तो मैं रात गुज़ारने फुटपाथ पर तो जाऊँगा नहीं। वो तंज़िया फुनकारा था, वो ख़ामोश रह गई थी। और मैं? इसने लब चबाए। मेरे सर पर सवार हो जाना। वो चिढ़ गया था। मुझे अपने बेड पर सोने की आदत है और तुम मेरी बीवी तो हो नहीं जिसके लिए मैं सोफ़े पर सोने की कुर्बानी देता। तो बेहतर यही है कि तुम ख़ामोशी से सोफ़े पर मूव हो जाओ। मुकाबिल दुल्हन बनी बैठी लड़की इसके निकाह में नहीं आई थी। वो किसी और की बीवी थी, ये सोच-सोच कर ही इसके हवास झनझना उठे थे। मगर सूरज निकलने से कब्ल वो कुछ कर नहीं कर सकता था। इन दोनों को ही फ़िलहाल ये क़यामत ख़ैज़ रात ख़ामोशी से गुज़ारनी थी। मैं मानती हूँ कि एक मर्द की गैरत ये कभी गवारा नहीं करती कि जो लड़की इसके निकाह में आने वाली हो, वो पहले से ही कहीं मुंसलिक हो। और मैं तो इससे निकाह पहले ही हफ़िया निकाह कर चुकी। इसके लफ्ज़ सबों में अधूरे ही थे कि हन्नान तैश में एक जिस्म इसके नज़दीक जाता, इसे हाथ से थाम कर घसीटने के अंदाज़ में बेड से उठाकर सोफ़े पर पटक चुका था। जो सहम कर पीछे हुई थी जबकि अब वो इसे सुर्ख अंगारा होती नज़रों से घूर रहा था। आइंदा के बाद सोच समझ कर मेरे सामने मुँह खोलना, वरना मुँह खोलने के काबिल नहीं छोड़ूँगा, समझी? हन्नान का जलाली रूप अधुआया था, इसके गुस्से की बस हुई थी। आप राबेल हकलाई। शट अप! वो जबड़े भींच कर बुलाया तो राबेल ने भी खामोशी में आफियत जानी थी। जल्दी उठकर ड्रेसिंग रूम में जाओ और ये ताम-झाम उतारो। तुम्हारा क्या करना है इसका फैसला मैं सुबह ही करूँगा। वो जितना सोच रहा था दिमाग इतना ही फटा जा रहा था। अब तो गोया दिल ने भी दगा देना शुरू कर दिया था। एक नामहरम लड़की के साथ ये रात गुजारना वैसे ही सुहाने रू था। सुबह सादिक से तुलू होता सूरज अपने जोबन पर था, जबकि हन्नान दरवाजे पर मुसलसल हुई दस्तक से बेदार हुआ था। सोफे पर सोई राबेल भी हड़बड़ा कर उठ गई थी। कौन है? इसने जरा नागवारी से इस्तफसार किया था, मगर दूसरी जानिब से मुसलसल दस्तक हो रही थी। वो शदीद खौफ से दो चार बैठ उतर कर दरवाजे की तरफ जा ही रही थी कि निगाह मुकाबिल बैठी लड़की से जा टकराई थी। तुम? ओह गॉड! वो अपने बाल नोच गया था। फटाफट अपना तकिया और चादर उठाकर बेड पर रखो और खुद भी यहीं बैठ जाओ। वो इसे तंबीह करता हुआ दरवाजे की जानिब बढ़ा था। इसने भी फौरन इसके कहे पर अमल करते कदम बेड की जानिब बढ़ाए थे। जी? इसने दरवाज़ा खोला तो सामने ही इसकी चच्ची खड़ी थी, जो अंदर झाँकने में पूरी-पूरी होश थी। बीजा कह रही हैं कि नौशे मियाँ और कब तक सोने का इरादा है आपका? इन्होंने आंखें मटकाई थीं। हन्नान ने ताज्जुबी सांस खारिज की थी। ओह प्लीज़! वो बेज़ार हुआ। बीजान को बोलें बस हम रेडी होकर आ रहे हैं। वो बालों में हाथ फेरता दरवाज़ा बंद कर गया। जबकि चची जान को बेड पर सामने बैठी वो लड़की नज़र आ ही गई थी,
جبھی وہ دروازہ بند کرنے کا برا منہ بنائے بغیر ہی وہاں سے چلتی بنی تھی۔ جلدی اٹھو، ریڈی ہو جاؤ، ہمیں نیچے جانا ہے۔ وہ دونوں ہی اس وقت سفید رنگ شلوار قمیص میں ملبوس تھے۔ رابیل کی رنگت رو رو کر سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ جی؟ رات کو حنان کا غصہ دیکھنے کے بعد سے ہی وہ ذرا خائف خائف سی تھی۔ جی نہیں، جلدی اٹھو، اپنے کپڑے نکالو، میں شاور لینے جا رہا ہوں، پھر تمہیں بھی میرے ساتھ ہی نیچے جانا ہے۔ وہ کرختگی سے گویا ہوتا خود واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ حکم تو ایسے چلا رہا ہے جیسے میں زرخرید غلام ہوں اس کی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی، ساتھ ہی قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے تھے۔ وہ شاور لے کر نکلا تو وہ بھی تیزی سے واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ تیار ہوئے نیچے جا رہے تھے۔ رابیل نے مہرون رنگ کا شیفون کے دوپٹے والا بھاری کام والا سوٹ پہن رکھا تھا، جبکہ حنان کا فولڈ کرتا اب سینہ اتر رہا تھا۔ ماشاء اللہ، چشم بدور، سب نے ہی انہیں دیکھ بے ساختہ ماشاء اللہ کہا تھا، جبکہ رابیل کی روح فنا ہو رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھتے ہی ناشتہ شروع ہوا تھا۔ حنان لب پیچھے خاموش بیٹھا تھا، گھر کی خواتین رسم و رواج میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ حنان بیٹا، یہ تم دونوں کے ہنی مونس کے ٹکٹ ہیں۔ کل خیر سے ولیمہ ہو جائے تو آپ دونوں اگلے دن صبح کی فلائٹ سے کشمیر چلے جانا۔ چچا جان نے اپنی طرف سے شادی کا تحفہ بڑھایا تھا۔ بہت شکریہ، مگر ابھی اس سے قبل کہ وہ کچھ بولتا دادو نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی تھی۔ حنان بیٹا، بس منع مت کریے گا، چچا نے بہت پیار سے سارا انتظام کیا ہے اور یہی تو دن ہے گھومنے پھرنے کے۔ انہوں نے تنبیہ لہجے میں باور کرایا تو رابیل کو سرخ نگاہوں سے دیکھ خاموش رہ گیا تھا۔ کشمیر کی وادی صبح کی ہلکی دھند میں لپٹی ہوئی تھی۔ سبز پہاڑوں کے دامن میں پھیلتی وہ وادی جیسے ابھی ابھی نیند سے جاگی ہو۔ دور برف پور چوٹیاں سورج کی پہلی کرنوں سے سنہری ہو رہی تھی اور نیچے بہتا شفاف ندی کا پانی خاموشی سے وقت کا بہاؤ سنا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک چٹان کے کنارے ساتھ کھڑے تھے۔ حنان نے ہاتھ جیب میں ڈال رکھے تھے، وہ بالکل خاموش تھا، جیسے وادی سے نہیں بلکہ اپنے اندر کے شور سے بات کر رہا ہو۔ اس کی آنکھیں دور افق پر جمی تھی، جہاں سبزہ آسمان سے ملتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کی خاموشی میں گہرائی تھی، ایسی گہرائی جو صرف ان لوگوں میں ہوتی ہے جنہوں نے زندگی کو قریب سے دیکھا ہو۔ رابیل بھی اس کے برابر کھڑی تھی، مگر دل کی دھڑکن اس کے قدموں سے ذرا آگے نکل چکی تھی۔ اس کی نظر کبھی وادی کے حسن پر جاتی، کبھی بے اختیار اس مرد کی جانب لوٹ آتی۔ اس کی شال ہلکی ہوا میں لرز رہی تھی۔ وادی میں ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا آیا، درختوں کے پتے سرسرا اٹھے اور کہیں دور کسی پرندے نے پر پھیلائے تھے۔ حنان نے سر ذرا سا گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ نظر مختصر تھی مگر اس میں ٹھہراؤ تھا۔ حنان، کیا آپ میری اس شخص کو ڈھونڈنے میں مدد نہیں کر سکتے؟ وہ یہاں الگ الگ کمروں میں رہائش پذیر تھے، یہ رشتہ ہر گزرتے دن کے ساتھ حنان کی لیے آزمائش بنتا جا رہا تھا۔ کیسی مدد؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ مطلب کہ وہ ہچکچائی۔ میں نے غیرت کے نام پر تمہارا قتل نہیں کیا، تم اس بات کا شکر مناؤ، لیکن میں اتنا بھی گیا گزرا ہرگز نہیں ہوں کہ اپنی سو کال بیوی کے اصل شوہر کو ڈھونڈتا پھروں۔ الفاظ ادا کرتے اس نے جبڑے ایسے بھیج لیے تھے جیسے لوہا دانتوں تلے آ گیا ہو۔ سوری، وہ منمنائی، تمہارا سوری کسی کام کا نہیں۔ خیر، چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں، کچھ نہ صحیح اس جگہ کو گھوم ہی لیا جائے۔ وہ سردگی سے بولتا وہاں سے قدم آگے بڑھا چکا تھا۔ حنان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ شام میں اندھیرا ہو جانے کے باعث وہ راستہ بھٹک گئے تھے، جبکہ حنان اس کا ہاتھ تھامے اندازے سے چل رہا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی ساتھ چل رہی تھی، انہیں کاٹیج لوٹنے میں اچھی خاصی دیر ہو گئی تھی۔ ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں آ گئی ہے جو تم اتنا پینک کر رہی ہو؟ اس نے نخوت سے گڑکا تو رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جانتی ہوں کہ میری موجودگی آپ کے لیے اذیت کا باعث ہے، مگر پلیز اس وقت تو مجھے نہ ڈانٹیں آپ۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کناں لہجے میں بولی تو وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی اور اس کے فضول کے ڈرامے۔ وہ لوگ کتنی ہی دیر سے مسلسل چل رہے تھے، مگر سمت کا تعین مشکل ہو گیا تھا۔ حنان اب خود بھی متفکر سا بس چلتا چلا جا رہا تھا۔ بس، میں اور نہیں چل سکتی۔ وہ بیچ سڑک میں ٹھہر گئی تھی۔ حنان نے بھی چونک کر اپنے قدم روک لیے تھے۔ تھوڑا سا اور چل لو، اس نے منت کی۔ نہیں حنان، بلکہ وہ سامنے دیکھیں، وہاں بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں چل کر بیٹھتے ہیں، صبح ہوتے ہی ہم اپنے راستے چل نکلیں گے۔ حنان خود بھی کافی تھک گیا تھا، جبھی اس کی بات مان کر پتھر سے ٹیک لگا کر خشک پتوں پر بیٹھ گئے تھے، ساتھ ہی رابیل بھی بیٹھ گئی تھی۔
तुम्हें ठंड लग रही है, ये कोट पहन लो। इसने ऑफर की तो इसने नर्म निगाहों से देखते थाम लिया था। थैंक यू। वो दोनों अब खामोश बैठे थे। जब तुम्हारा शौहर मिल जाएगा और तुम तलाक ले लोगी, इसके बाद तुमने क्या सोचा है? वो ट्रांस में पूछ रहा था। ये एहसास ही जानलेवा था कि जिसे बचपन से चाहा था वो किसी और की बीवी थी। तलाक के बाद मुझे नहीं मालूम। अगर आप मुझसे निकाह करना चाहेंगे तो मैं आपसे निकाह कर लूंगी, वरना। वो अब खामोश हो गई थी। मैं कभी तुमसे निकाह नहीं करूंगा, इसे साफ लहजे में वाजे किया था। जानती हूँ। फिर दोनों के दरमियान काफी देर खामोशी हायल रही, यहाँ तक कि राबेल इसे कंधे पर सर रखे सो गई थी। इन दोनों की सुबह आंख चेहरे पर पड़ने वाली शुआओं से खुली थी। राबेल ने कसमसा कर आंखें खोली थी, जबकि हन्नान भी फौरन से सीधा हुआ था। चलो उठो, घर चलें। यहाँ से अब कोई रास्ता मिल ही जाएगा जो हमें रास्ता बता देगा। वो चलते चलते मेन रोड पर आ गए थे जब हन्नान लिफ्ट के लिए गाड़ी को हाथ दिया था। वो गाड़ी ठहर भी गई थी। सर, क्या आप? वो विंडो का शीशा नीचे होते ही बोलने लगे थे कि मुकाबिल का चेहरा देख हन्नान सख्ते में आ गया था। तुम? आप? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हन्नान पहले से बेशतर होश में आया था। जी, मेरा यूनिवर्सिटी फेलो बिलाल। बिलाल है ये, जिससे मुझसे। वो लड़खड़ाते लहजे में गोया हुई थी, जबकि हन्नान का चेहरा जब्त की ज्यादती से सुर्ख पड़ गया था। यू ब्लडी। बिलाल तो सपाट निगाहों से राबेल को देख रहा था। हन्नान का मुक्का अपने जबड़े पर खाकर इसके हवास झंझना उठे थे। आह! राबेल चीख बेसाख्ता थी, जबकि अब हन्नान इसे गाड़ी से निकालता इसे मुसलसल मार रहा था। जुनून था कि हद से ज्यादा सवार था, और वो खामोशी से मार खा रहा था। हन्नान प्लीज। वो इसे लहूलुहान कर चुका था, जबकि वो बहुत खामोशी से इससे मार खा रहा था। ये बेगैरत, ये गैरत है वो जिसने तुमसे निकाह किया और फिर कहीं दफा हो गया अपने सौतेले भाई को देख। इसका दिमाग पूरी तरह से गर्म हुआ था। हन्नान प्लीज छोड़ दें इसको। वो कपकपाते हाथों से इसके बाजुओं पर रखती सी सख्ते लहजे में गोया हुई। छोड़ दूंगा। तू पहले तलाक दे राबेल को। पता भी है किस अजियत में रही है ये लड़की। वो इसका गिरेबान पकड़ कर झंझोड़ चुका था। तलाक दे इन्हें। अब इसके पेट में लात मारी थी। ये मेरे निकाह में नहीं है। वो नीम मुर्दा हालत में आ गया था। राबेल और हन्नान एक लम्हे को ठहर गए थे। क्या कहा? वो गुर्राया। ये लड़की मेरे निकाह में नहीं है। वो निढाल सा बोल रहा था। झूठ, फिर झूठ। तलाक दे इन्हें, ताकि मैं इनसे निकाह कर सकूं। जानबूझकर किया है ना तूने ये सब, सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। हन्नान को रह रह कर तैश आ रहा था, जबकि राबेल कुछ ना समझती हिचकियों और सिसकियों से रो रही थी। वो इससे निकाह की बात क्यों कर रहा था, जबकि कुछ देर कबल वो इनकारी था। राबेल मेरी बीवी नहीं है। वो निकाह जाली था, बल्कि निकाह में दुरुस्त नाम तक नहीं बोले गए थे। ना लफ्जा ना लफ्जी हुई थी। निकाह नामे के पेपर्स भी जाली थे। मैंने ये सब सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया था, क्योंकि मैं बचपन से जानता था कि ये तुम्हारी मंग है। इस बार वो जख्मी लहजे में गुर्राया था। राबेल सहम गई थी। ये तुम्हारे निकाह में है। इसका निकाह तुम्हारे साथ हुआ है। अगर तुम दोनों ने सही तरीके से इजाब कबूल किया था तो, क्योंकि इसका मुझसे निकाह नहीं हुआ। बिलाल इतना बोलता राबेल के दिल से बोझ उतार गया था। शुक्र था कि इसने बाआवाज़ निकाह का इकरार किया था। इसका दिल बेसाख्ता ही सजदे में गिरने को किया था। तुम? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हन्नान से दुश्मनी में मुझसे क्यों बदला लिया? इस बार वो इसके दस्ते गिरेबां हुई थी, जबकि हन्नान बस इतना सुनते ही इसे छोड़ चुका था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि इनका निकाह हुआ था, वरना इतने दिन कमरे में एक नामहरम लड़की के साथ गुजारने पर अंदर ही अंदर इसे गिल्ट खाए जा रहा था। शुक्र था कि राबेल इसकी महरम थी, क्योंकि तुम्हारा शौहर बदकिस्मती से मेरा सौतेला भाई है। इसको बहुत शौक है दूसरों की इज्जतें उछालने का, बहुत शौक है इसे अपने लफ्जों से दूसरों को जहनी अजियत में मुब्तला करने का। आज अपनी इज्जत पर बात आई, खुद जहनी अजियत से दो चार हुआ, कैसे जख्मी शेर की तरह तड़प रहा है। वो राबेल को पीछे धकेलता गुस्से से चिल्लाया था, जबकि हन्नान में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लड़खड़ाती राबेल को संभाल पाए। इसके खानदानी बाप ने मेरी माँ से शादी की थी। मेरी माँ कोटे पर पैदा होने वाली औरत थी, मगर वो बिल्कुल पाक-बाज़ थी। मगर इसके बावजूद ये ऊँचे शमले के लोग कभी मेरी माँ को नहीं अपनाया, और मेरा बुज़दिल बाप भी अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मेरी माँ को तलाक देकर दुनिया में तन्हा कर गया। अकेले पाला मेरी माँ ने मुझे।
کبھی اس خاندان کو کوئی احسان نہیں لیا، مگر بیجان وہ اپنے شوہر کی وجہ سے، کبھی پوتے کی وجہ سے ہمیشہ مجبور رہیں۔ انہوں نے مجھے ہمیشہ اپنا خون سمجھا۔ میں کبھی کبھار ان کے کہنے پر اگر ان کے ملنے چلا جاتا تو یہ شخص مجھے ہمیشہ اپنے لفظوں کی مار دیتا، ذہنی اذیت سے دوچار کرتا۔ کیا بھائی ایسے ہوتے ہیں؟ وہ دکھ سے چلایا تھا۔ حنان کا چہرہ ایسا تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرا کیا قصور تھا اگر میری ماں کوٹھی کی پیداوار ہے، یا اس کے باپ نے اس کی ماں سے بے وفائی کی؟ اب وہ چیخ کر بولتا زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ تم بھائی نہیں ہو، تم کسائی ہو، تم قاتل ہو میری خوشیوں کے، اور تمہاری بیوی کو میں نے نکاح کے لیے فورس نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے مجھے خود پرپوز کیا تھا۔ شکر کرو میں نے پھر بھی تمہاری عزت رکھی۔ جاؤ، تمہیں اس اذیت سے آزاد کرتا ہوں کہ یہ لڑکی میری نہیں بلکہ تمہاری بیوی ہے۔ وہ اتنا بول کر لڑکھڑاتے قدموں سے گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ حنان اب ہوش میں آیا تھا۔ باہر نکلو، وہ چوکا۔ باہر نکلو، تمہیں ہسپتال لے کر جانا ہے۔ ڈرائیو ڈرائیو میں کروں گا۔ رابیل اب خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ جبھی وہ خاموشی سے باہر آ گیا تھا، اس سے انکار اور احتجاج کرنے کی سکت بالکل نہیں تھی۔ حنان نے اب پہلے ہاتھ پکڑ کر رابیل کو پیچھے بٹھایا تھا۔ بلال پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا تھا، جبکہ حنان خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ انہیں کشمیر سے واپس آئے یہ دوسرا دن تھا۔ بلال کی مرہم پٹی کے بعد وہ اگلے دن واپس کراچی آ گئے تھے۔ ان دونوں کے درمیان بات چیت بالکل بند تھی، جبکہ رابیل نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ حنان کو سمجھا سکے۔ وہ بیڈ پر خاموش بیٹھا تھا اور رابیل صوفے پر بیٹھی پتی سے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا تم بلال سے محبت کرتی ہو؟ وہ اس قدر اچانک بولا کہ وہ ایک لمحے کو سٹپٹا سی گئی۔ نہیں تو، وہ ہکلائی۔ اگر کرتی ہو تو بتاؤ، میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا اور بلال سے تمہاری خود شادی کرواؤں گا۔ وہ یہ لفظ کس مشکل سے بول پایا تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ ایسے مت بولیں پلیز، میں بلال سے وقتی جذبات کے تحت جڑ گئی تھی، مگر میں اس سے محبت ہرگز نہیں کرتی۔ وہ نادم لہجے میں گویا ہوئی تو بلال تمسخر سے مسکرایا تھا۔ سچ بول رہی ہو؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ جی جی بالکل سچ بول رہی ہوں۔ زبان آپ ہی لڑکھڑا گئی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر رابیل کے چہرے کو دیکھتا رہا تھا اور پھر وہاں سے اٹھ کر نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وہ خاموش بیٹھی رہ گئی تھی۔ بلال نیچے بی جان کے پاس بیٹھا تھا جب حنان بھی نیچے آیا تھا۔ حنان، دیکھو نا، یہ چوٹ کیسے لگ گئی ہے اس کو۔ تم پوچھو، مجھے تو بتا ہی نہیں رہا، وہ کربناک لہجے میں بول رہی تھی۔ میں نے مارا تھا اس کو، وہ مطمئن لہجے میں بولا۔ بلال نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، وہ فرش کو گھور رہا تھا۔ یا میرے اللہ، کیوں اپنے بھائی کو اتنی بری طرح کون مارتا ہے؟ وہ خفا ہوئی۔ میں مارتا ہوں بی جان، اس سے پوچھیں ذرا، یہ کس کی اجازت سے ہم سے دور رہ رہا ہے؟ اس سے کہہ دیں آج کے بعد یہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اب تو اس کی والدہ بھی دنیا میں نہیں رہی تو یہ اکیلے رہ کر کیا کرے گا؟ وہ ناراض لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ وہ خاموش ہی رہا تھا۔ ہاں ہاں، حنان بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے بلال۔ بی جان کی تو دلی مراد بھر آئی تھی۔ بی جان، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتا، یہ میرا گھر نہیں ہے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تو حنان قدم چلتا نزدیک آیا تھا۔ میں نے آج تک تمہیں جو کچھ کہا، جو بھی کیا، اس کے لیے مجھے معاف کر دو بھائی۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ گیا تھا۔ بلال کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا تھا، جبکہ سب گھر والے حیرت و بے یقینی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ بڑے بھائی ہاتھ نہیں جوڑتے، سینے سے لگاتے ہیں۔ بلال کے بولنے کی دیر تھی کہ حنان نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا تھا۔ سوری یار، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا نادم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ رابیل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میری زندگی میں ہی مجھے یہ دن دکھایا ہے کہ میرے دونوں پوتوں میں صلح ہو گئی ہے۔ بی جان دونوں کے صدقے واری جا رہی تھی۔ بس بی جان، اب اس جوان لڑکی کی شادی کروائیں گے، وہ خوش دلی سے بولا تو سبھی مسکرا دیے تھے۔ بلال نے ایک نظر اٹھا کر بھی رابیل کو نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ہمیشہ سے اسے احترام کی نظر سے ہی دیکھا تھا، کیونکہ وہ اس کے بھائی کی منگ تھی اور اب اس کی بھابھی بھی۔ رات کا اندھیرا ہر سو پھیل چکا تھا۔ حنان کی روٹین بہت ٹف ہو گئی تھی۔ پچھلے ایک ماہ سے دونوں کے درمیان وہی اجنبیت کی دیوار حائل تھی۔ حنان اس کی طرف سے مستقل گریزا تھا۔ اس نے رابیل کو مخاطب کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ دل میں لگی پھانس اتنی آسانی سے تو نہیں نکل سکتی تھی، مگر رابیل اس کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتی تھی کہ اس نے اس کمرے کی بات کو بڑوں میں لے جانے کے بجائے خود ہی اس مسئلے کا حل نکال لیا تھا۔ لیکن اب بس اسے اس رشتے کو بچانا تھا۔ وہ مہرون رنگ کی ساڑی زیب تن کیے اچھے سے تیار ہونے کے بعد حنان کا انتظار کر رہی تھی، جو ڈنر کے بعد کہیں جانے کے لیے نکل گیا تھا۔
इंतज़ार तवील होता जा रहा था, रात के 12 बजने को आए थे। अब वो अफ़सरदा सी सोफ़े पर जाकर बैठ गई थी। वो चूड़ियाँ उतारने ही लगी थी कि खटके की आवाज़ के साथ वो रूम में दाखिल हुआ था। राबेल की साँसें थम सी गई थीं। निगाहें इस दुश्मन-ए-जान से टकराई थीं जो इसकी अदम मौजूदगी महसूस कर फ़ौरन से बेशतर रुख़ मोड़कर सोफ़े की जानिब देखकर ठहर गया था। आँखों की पुतलियाँ साकित हुई थीं, दिल की रफ़्तार मद्धम पड़ी थी, जबकि इसकी बेबाक निगाहें अपने सरापे पर मरकूज़ देख राबेल को दिल कानों में बजने लगा था। वो एक गहरी साँस भरता इसकी जानिब से निगाहें फेरता दरवाज़ा अच्छे से लॉक करके बेड की जानिब बढ़ा था। साइड टेबल पर कार की चाबी और घड़ी उतार कर एक तरफ रखता वो ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर खड़ा होता। शर्ट के बटन खोल रहा था। जबी राबेल लब दाँतों तले दबाए हिम्मत मुजतमा करती सहज कर कदम उठाती इसके नज़दीक आई। आज काफ़ी देर हो गई आपको हन्नान। वो बिल्कुल इसके पास आ खड़ी हुई थी, अक़ाब से नज़र आता इसका हन्नान को मुसलसल अपने फ़ैसले से पीछे हटने पर उकसा रहा था। वो इतना बोलकर ड्रेसिंग रूम में जाकर बंद हो गया था, जबकि वो इसके रिएक्शन पर अपना सा मुँह लेकर रह गई थी। कुछ देर बाद वो वापस आया तो एक लम्हे के लिए इसे बेड पर बैठा देख ठिठक गया था। फिर अपनी साइड पर आकर आँखों पर हाथ रखकर लेट गया था। जभी बेड पर बैठी राबेल इसके नज़दीक आई थी। हन्नान, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? वो इसके पास ही तो जानो बैठी थी। हन्नान ने हाथ उठाकर इसे देखा था। तुमने माफ़ी कब माँगी है? राबेल सटपटाई थी। अब माँग रही हूँ, सॉरी। वो सब मेरी गलती थी, बल्कि मेरा जज़्बातीपन था जिसकी वजह से हमारे रिश्ते को भी सफ़र करना पड़ा। अब वो गोया अपना गुनाह कबूल कर रही थी। तो फिर? इसने मज़ीद बोलने के लिए उकसाया था। मैं चाहती हूँ कि अब हमारे दरमियान सब ठीक हो जाए। वो बहुत आस से इसे देख रही थी। और वो कैसे ठीक होगा जब आप मुझसे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर देंगे? मैं तो तुमसे नाराज़ हूँ ही नहीं। राबेन ने अचंभे से इसकी तरफ देखा था। इस रिश्ते की खूबसूरती तुम्हारी वजह से ख़राब हुई है और फिर भी तुमने पहल करने में पूरा महीना लगा दिया। इतनी बड़ी अना है तुम्हारी। अब वो सख्त लहजे में बोल रहा था। राबेल की आंखों से आंसू निकल आए थे। ऐसी बात नहीं है हन्नान, मुझे लगा आपको इस रिश्ते को समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं सिर्फ आपको स्पेस। वो अभी बोल ही रही थी कि हन्नान ने हाथ पकड़कर इसे नज़दीक खींचा था। तवाज़ुन बिगड़ने पर वो इसके हिसार में कैद हुई थी, रुखसार इसकी नज़दीकी पर गुलाबी हुए थे। मैं इस रिश्ते के लिए इसी वक़्त तैयार था जब मैंने तुम्हें अपने निकाह में लिया था। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा मुझे स्पेस चाहिए? अब वो आईब्रो उठाकर सवालिया बोला तो इसकी आँखों में नरम तासुर देख इसकी पलकें लरज़ गई थीं। ओके सॉरी, मेरी गलती थी। अब आप अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लें प्लीज़। वो जल्दी से बोली थी। हन्नान इसकी जल्दबाज़ी पर खुलकर मुस्कुराया था। वैसे शादी वाले दिन से ज़्यादा प्यारी लग रही हो आज। अब वो इसे अपने हिसार में लेता करीब कर चुका था, जबकि वो इसके सीने पर सर रखे आँखें मूंद गई थी। तुम जानती हो, बचपन से तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ सुना था। तुम्हें बगैर देखे ही तुमसे मोहब्बत हो गई थी और फिर ना चाहकर भी तुम पर नज़र रखने लगा था कि तुम मेरी मिल्कियत हो सिर्फ़। बड़ों के झगड़े भी मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत नहीं निकाल सके थे। इस इंकिशाफ पर राबेल हैरत से सर उठाए इसे देख रही थी। मगर शादी की रात तुमने जो इंकिशाफ किया था, मगर दिल कर रहा था कि मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँ या इस शख्स का जिसने तुम्हें अपने निकाह में लेकर छोड़ दिया। अब इसकी आँखें सुर्ख पड़ गई थीं। मगर फिर मैंने खुद पर ज़ब्त किया, क्योंकि अगर मैं इस बात का ज़िक्र गलती से भी घर में किसी से कर देता तो तुम सारी ज़िंदगी किसी से नज़रें नहीं मिला सकती। मगर मैंने सोच लिया था कि तुम बिलाल से तलाक ले भी लो तो मैं तुम्हें दोबारा अपने निकाह में नहीं लूँगा, बल्कि बिरादरी वालों को कह दूँगा कि तुम्हें मैंने खुद तलाक दी है। और फिर बिलाल, मुझे लगा कि ये सब मेरे किए की सज़ा थी जो मिली, क्योंकि बिलाल जानता था कि तुम मेरी मंग हो। इसने जानबूझकर मुझे इस ज़हनी अज़ियत में मुब्तला किया था। मगर मोहरा तुम बन गई। अगरचे एक लड़के से छुपकर निकाह करने में तुम्हारी भी बराबर की गलती थी। मगर अगर तुम हन्नान आलमगीर की मंग ना होती तो शायद तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना होता। फिर बिलाल का तुमसे दस्तबरदारी और तुम्हारा खुद बिलाल से कोई ताल्लुक ना रखने का फैसला सुन मैं इसी दिन तुम्हें दिली तौर पर अपना चुका था, बस तुम्हारी पहल का मुंतज़िर था, जिसमें तुमने इतनी देर लगा दी। राबेल का अटका सांस अब बहाल हुआ था। सॉरी, वो एक बार फिर मुनमुनाई, जबकि वो अब इसकी सुने बगैर इसकी पेशानी, फिर आँखों, रुखसारों पर लब रखता। कमरे की लाइट बुझा चुका था, बदगुमानियों के बादल छट गए थे। दोनों एक दूसरे की गुर्बत में खुश और मुतमईन थे और नई बहारों को खुश आमदीद कह रहे थे। ख़त्म शुद। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, आप लोगों को हन्नान, राबेल
اور بلال کا یہ ٹرائیو کیسا لگا، ان کی کہانی کیسی لگی، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔